नमस्कार साथियों, आनंद अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आनंद, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल सीरीज पे बात करेंगे और हम ये जानेंगे कि पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल सीरीज पे हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना क्यों जरूरी है। इसके लिए देखिए, हिंदी साहित्य को पढ़ने के लिए, हिंदी साहित्य का इतिहास जानने के लिए शुक्ल को पढ़ना इतना जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, ये जान लीजिए। क्योंकि जब तक आप हिंदी साहित्य में शुक्ल जी के हिंदी साहित्य को नहीं पढ़ेंगे, तब तक ये समझिए कि हिंदी साहित्य बिल्कुल अधूरा है, बिल्कुल अधूरा है। तो हिंदी साहित्य को पढ़ने के लिए शुक्ल इतिहास पढ़ना बहुत ही जरूरी है। और शुक्ल इतिहास हिंदी साहित्य पढ़ने के लिए बहुत ही अनिवार्य, कई विद्वानों ने कहा है। जैसे बच्चन सिंह ने अपने हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में भी आचार्य शुक्ल के जो है इतिहास का जिक्र किया है। तो हिंदी साहित्य शुक्ल जी का पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो आइए हम बात करते हैं। आज हम लोग आज से एक नई श्रृंखला शुरू करेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल थ्योरी सीरीज की। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल थ्योरी सीरीज में आज हम लोग पहली क्लास लेंगे। तो हम लोग बात भूमिका से स्टार्ट करेंगे। तो उन्होंने अपनी पुस्तक में जो भूमिका कही है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आज हम लोग शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास शुक्ल सीरीज में। देखिए, ये प्रथम संस्करण की भूमिका में शुक्ल जी कहते हैं कि हिंदी कवियों का एक वित्त संग्रह ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने 1833 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। अब देखिए, यहाँ पे शुक्ल जी बता रहे हैं कि जो ठाकुर शिव सिंह सेंगर का जब पुस्तक है, आप लोग जानते ही होंगे कि शिव सिंह सेंगर की कौन सी पुस्तक है। तो शिव सिंह सेंगर की जो पुस्तक है, शुक्ल जी उसको एक कवि वित्त संग्रह कह रहे हैं। ये देखिए, ये बात नोट बहुत ध्यान देने की चीज है कि यहाँ शुक्ल जी जो है इसको एक कवि वित्त संग्रह, एक कवियों का एक वित्त संग्रह कह रहे हैं। ठाकुर शिव सिंह सरोज के, जो 1833 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अब देखिए, आप लोग आज से आचार्य रामचंद्र शुक्ल पढ़ रहे हैं, तो आप लोग एक ऐसा करेंगे कि एक छोटी सी पुस्तक बनाएंगे और उसमें ये थ्योरी सीरीज की नोट्स बनाएंगे। आप लोग नोट्स बनाएंगे, तो उससे क्या होगा कि आप जब परीक्षा के दौरान जब शॉर्ट नोट्स आप रिवीजन करना चाहेंगे, तो आप शॉर्ट नोट्स लोग नोट्स मांगते हैं। तो ये देखिए, नोट्स कहीं और से नहीं बनता है, नोट आपको खुद अपने से बनाना होता है। तो आप लोग क्या करेंगे आज से कि जो ये शुक्ल थ्योरी सीरीज हम जो पढ़ा रहे हैं, इसको आप लोग इसमें जो हम जहां पे रेड मार्क करेंगे या जहां मोस्ट बताएंगे, उसको आप लोग नोट करेंगे। तो अब देखिए, ये देखिए, हम ये यूनिट 2 भी कंप्लीट करा रहे हैं और उसमें यूनिट 1 भी कंप्लीट होता चलेगा। जो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन है, उसमें वो भी थोड़ा थोड़ा कंप्लीट होता चलेगा। तो ये इसलिए कह रहे हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल पढ़ना इतना जरूरी है, ये जान लीजिए कि आजकल नेट में जो ट्रेंड है, सवाल सब यही से पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल, ये जान लीजिए, बिल्कुल आजकल जो सवाल बन रहे हैं नेट की परीक्षाओं में, वो यही से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इसको जरूर ध्यान देंगे। आप लोग एक छोटी सी किताब ले लेंगे और उसमें ये शुक्ल थ्योरी सीरीज जो हम लगभग प्रतिदिन लेंगे, आपको उसमें से क्या करना है, जहां हम मार्क कर रहे हैं, एक नोट्स लिख रहे हैं, उसको आपको नोट करते हुए चलना है, जिससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर होगी। तो देखिए, अब शुक्ल जी प्रथम संस्करण के अपने वक्तव्य में कह रहे हैं, मतलब भूमिका में, कि हिंदी कवियों का एक वित्त संग्रह। अब देखिए, शुक्ल जी ने यहाँ पे 3 पुस्तकों का जिक्र किया है हिंदी साहित्य के इतिहास में। अपने इस प्रथम संस्करण की भूमिका में 3 पुस्तकों का जिक्र किया है। एक हिंदी कवियों का एक वित्त संग्रह ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने 1833 में। अब देखिए, एक वित्त संग्रह जो ठाकुर शिव सिंह सेंगर की जो पुस्तक है, ये 1833 ईस्वी में शिव सिंह सरोज। अब ये देखिए, नोट कर लीजिएगा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये हिंदी कवियों का एक वित्त संग्रह बोले हैं शुक्ल जी, और ये शिव सिंह सरोज का है। 1833 ईस्वी में बता रहे हैं शुक्ल जी। ये इसको आप लोग मोस्ट एकदम लिख लीजिएगा, एकदम नोट है, एकदम मोस्ट है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। और देखिए, अब इसके बाद इसके पीछे, अब शुक्ल जी देखिए, शुक्ल जी आगे का शब्द प्रयोग नहीं करते। अपने पूरी इतिहास की पुस्तक में शुक्ल जी पीछे शब्द का प्रयोग करते हैं, आगे शब्द का कहीं प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। पीछे का मतलब, जैसे हम लोग सोचते हैं
कि 1837 से पीछे का मतलब 1830 हो गया, 1832, ये नहीं है। शुक्ल जी पीछे का मतलब कि पीछे का मतलब कि आगे, शुक्ल जी का पीछे का मतलब बोलते हैं आगे। जैसे शुक्ल जी जहां जहां लिखेंगे 1800, पीछे शब्द जहां प्रयोग करेंगे वहां समझ लीजिएगा आप लोग कि आगे। तो ऐसा परीक्षा में पूछ सकता है, जैसे जैसे पूछ दिया कि अब जैसे ये यहाँ पे पूछ दिया कि शिव सिंह सेंगर जो 1833 ईस्वी में, अब इसके पीछे शुक्ल जी बोले और ऑप्शन में दे दिया कि ये डॉक्टर गियर्सन का मॉडर्न वर्नाकुलर 1889 में है। तो अगर ये पीछे दे दिया, अगर पीछे दे दिया तो बहुत से लड़के सोचेंगे कि पीछे बोला है, तो शुक्ल जी जो है पीछे 1830 में चले जाएंगे। अगर ऑप्शन में दे दिया 1830, 1832 और 1831, तो आप लोग सोचिएगा कि पीछे नहीं है, और एक ऑप्शन 1889 तो रहेगा ही। तो इसका पीछे का मतलब ये होगा कि ये आगे बोले हैं शुक्ल जी। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि जहां शुक्ल जी पीछे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वहां आगे के लिए है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर पहले पुस्तक का जिक्र कर दिए हैं, शिव सिंह सरोज का, जो 1833 में शिव सिंह सेंगर के द्वारा शिव सिंह सेंगर की जो पुस्तक है शिव सिंह सरोज, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इसके पीछे 1889 में अब देखिए मॉडर्न वर्नाकुलर जो डॉक्टर सर जॉर्ज गियर्सन का है, मॉडर्न वर्नाकुलर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये देखिए, ये दूसरी पुस्तक की जिक्र कर रहा है शुक्ल जी अपने प्रथम संस्करण की भूमिका में। एक मिनट रुकिए, अब देखिए यहाँ शुक्ल जी जो दूसरी पुस्तक के जिक्र कर रहे हैं, ये डॉक्टर सर जॉर्ज गियर्सन का मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ द नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये कब प्रकाशित हुआ है? 1889 में। शुक्ल जी देखिए 1889 इसका बता रहे हैं, पूछ देता है कहीं इसका सन अलग देता है, पर शुक्ल जी के अनुसार ये देखिए 1889 में जॉर्ज गियर्सन का मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ द नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक वैसा बड़ा कविवित्त संग्रह। अब देखिए ठाकुर शिव सिंह सरोज का जो 1833 ईस्वी में शिव सिंह सरोज पुस्तक है, उसको शुक्ल जी कहते एक कवियों का वित्त संग्रह। अब देख रहे हैं शुक्ल जी यहाँ पर हिंदी कवियों का वित्त संग्रह कह रहे हैं, और मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को शुक्ल जी एक बड़ा कवि वित्त संग्रह कहते हैं। ये देखिए, ये ध्यान रखने, बहुत छोटी बातें हैं, और इसको ये देखिए, ये यही सब नेट के एग्जाम में पूछते हैं सर, यही सब पूछा जाता है। तो एनटीए पूछ देगा आपसे कि शुक्ल जी ने बड़ा कवि वित्त संग्रह किस पुस्तक को कहा है, तो वहां पे दे देगा शिव सिंह सरोज और मॉडर्न वर्नाकुलर और मिश्र बंधु विनोद, ऐसे ऐसे करके दो चार किस पुस्तकों का नाम दे देगा। और आप लोग सोचेंगे कि यहाँ कवि वित्त संग्रह दिया है, वित्त संग्रह दिया नहीं। ये देखिए बहुत ध्यान देने की चीजें हैं। यहाँ पे वर्नाकुलर नॉर्दर्न ऑफ द हिंदुस्तान को बड़ा कवि वित्त संग्रह कहा है। अब देखिए कवियों का वित्त संग्रह शिव सिंह सरोज, कवियों का वित्त संग्रह शिव सिंह सरोज 1833 में, और मॉडर्न वर्नाकुलर का नॉर्दर्न जो हिंदुस्तान है जो सर जॉर्ज गियर्सन का है, ये 1889 में इसको बड़ा कवि वित्त संग्रह, इसको ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद देखिए काशी की नागरी प्रचारणी सभा का ध्यान आरंभ ही में इस बात की ओर गया था कि सहस्त्रों हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों के अनेक भागों में राजकीय पुस्तकालयों तथा लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी। अब देखिए शुक्ल जी यहाँ बता रहे हैं कि काशी की जो नागरी प्रचारणी सभा है, अब देखिए नागरी प्रचारणी सभा का जो ध्यान आरंभ ही इस बात की ओर गया कि सहस्त्रों यानी हजारों हस्तलिखित पुस्तकों का अनेक भागों में राज पुस्तकालयों तथा लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी हैं। मतलब नागरिक प्रचारणी सभा जो है वो वे जो हस्तलिखित प्रतियां हैं वो अज्ञात लोगों के घरों में पड़ी हैं, और सरकार से ये जो कह रहे हैं नागरिक प्रचारणी सभा से सरकार, ये राजकीय पुस्तकालयों के लोगों के घरों में अज्ञात जो पड़ी है वो सरकार की आर्थिक सहायता से। अब देखिए, अब ये नागरिक प्रचारणी सभा जो काशी में है, काशी की जो नागरिक प्रचारणी सभा है, काशी की जो नागरिक प्रचारणी सभा, इसका स्थापना वर्ष देखिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। काशी की नागरिक प्रचारणी सभा जो है इसका स्थापना वर्ष 1893 है, आप लोग नोट कर लीजिएगा 1893। ये पूछ सकता है 1893 में देखिए, हमारे पास पेन टेप तो नहीं है, आज प्रयास कर रहे हैं एक दो दिन में हो जाए, आ जाए, बुक तो कर दिए, आ जाएगा। 1893 इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। नागरिक प्रचारणी सभा का
स्थापना जो है 1893 ईस्वी में, ठीक है, 1893 ईस्वी में। अब देखिए, अज्ञात घरों में सरकार की आर्थिक सहायता से उसने 1900 पुस्तकों की खोजों का काम अपने हाथ में लिया। तो ये जो नागरिक पचानी सभा है, ये लोगों के घरों में जो अज्ञात प्रतियां हस्तलिखित पड़ी थी, वो उसको खोजने का काम कौन किया है? देखिए, अब ये पूछ सकता है कि प्रथम संस्करण में शुक्ल जी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में, अब देखिए भूमिका पढ़ना इतना जरूरी है कि आजकल जितने भी प्रश्न बन रहे हैं सब भूमिकाओं से बन रहे हैं, क्योंकि फैक्ट तो सभी लोग याद कर रहे हैं। तो आपको आजकल जितने भी ट्रेंड बन रहे हैं नेट पे पेपर में, वो सब यहीं से पूछ रहे हैं। आजकल भूमिका इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि भूमिका से ही सवालें बन रही हैं। तो इसलिए आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि भूमिका को बिल्कुल ये समझ के नहीं छोड़ देना है कि कुछ भी लिख दिए होंगे शुक्ल जी, ऐसा नहीं है। जो एग्जामिनर होता है, जो पेपर सेट करने वाला होता है, वो भूमिका से, और जो उसमें कहीं स्टार पंक्ति लगा दिया, जो अनिवार्य पंक्ति है, कहाँ से कोट किया, ये बहुत जरूरी हो गई है। तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी हो गया है। तो इसको आप लोग ये मत समझ के छोड़िएगा, स्किप मत कीजिएगा कि इसको नहीं पढ़ना है, इसको जरूर पढ़ना है, इससे भी प्रश्न बनते हैं। तो आप लोग एक एक कमियों को एकदम छोड़िएगा नहीं, उसको अपने कमियों को खोजिए, कहाँ गलतियां। शुक्ल की पुस्तक सभी लोग पढ़ लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। शुक्ल की पुस्तक पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग केवल पाठ प्रकरण पढ़ते चले गए, सामान्य परिचय छोड़ दिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। भूमिका से उठाइए और एक एक फैक्ट जो परीक्षा की नजर से बिल्कुल महत्वपूर्ण है, उसको हमको पढ़ना है, क्योंकि हमको एग्जाम क्रैक करना है, हमको हिंदी साहित्य की समझ लेनी है। अब शुक्ल जी प्रथम संस्करण वक्तव्य क्यों लिखे हैं, ये बहुत जरूरी है। ये पूछ सकता है कि शुक्ल जी ने अपने प्रथम संस्करण की भूमिका में ये लिखा है, तो ये पूछ सकता है। तो आपको इसको पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, क्योंकि जो नेट यूजीसी का इकाई 2 भाग जो है, उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी साहित्य लेखन का है, तो बहुत ब्रॉड सिलेबस है, उसको आपको पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है। आप जितने भी क्वेश्चन देखेंगे हर बार लगभग इकाई 2 से लगभग शुक्ल के पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। समझिए, आप शुक्ल की पुस्तक की इतनी भूमिका समझ लीजिए कि 4 से 5 आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पुस्तक से 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग समझ लीजिए। तो बिल्कुल आपको एकदम ये समझिए कि हिंदी साहित्य का इतिहास ये फालतू किताबें नहीं है कि आप लोग केवल दृष्टि से पढ़ लेंगे, नहीं, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपको नेट का एग्जाम क्रैक करना है, निकालना है, जेआरएफ जाना है, जेआरएफ पाना है, तो बिल्कुल जरूरी है एकदम शुक्ल की पुस्तक। इसलिए आप एकदम भूमिका को मत छोड़िएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे, देखिए कि सन 1893 में चूंकि नागरिक पचानी सभा बनी, पर पुस्तकों का काम जो है सरकार के आर्थिक सहायता से जो है 1911 में, ये देखिए पूछ सकता है, नागरिक पचानी सभा 1893 में बनी जरूर है, पर सरकार की आर्थिक सहायता से उसने 1900 पुस्तक, सन 1900 देखिए यहाँ पे देखिए सन 1900, शुक्ल जी अपने यहाँ जिक्र कर रहे हैं कि सन 1900 से 1911 तक अपनी खोज की 8 रिपोर्टों में, कितनी रिपोर्टों में ये पूछ सकता है कि अपनी कितनी खोज की रिपोर्टों में, तो 8 रिपोर्टों में। देखिए अपनी खोज की 8 रिपोर्टों में सैकड़ों अज्ञात कवियों तथा ज्ञात कवियों के अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया है। सैकड़ों कवियों के ज्ञात और अज्ञात कवियों का और ज्ञात कवियों का। अज्ञात कवियों का मतलब जैसे कि उनका कोई जिक्र नहीं मिलता, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, शुक्ल जी ने दिया है यहाँ पे कि सैकड़ों ये जो घरों में पुस्तकें थी, अज्ञात घरों में पुस्तकें अज्ञात पाई जाती थी। देखिए यहाँ पे जो जिक्र किए हैं शुक्ल जी, अज्ञात घरों में पाई जाती थी, हस्तलिखित, ये देखिए सहस्त्र और हस्तलिखित पुस्तकें अज्ञात रूप से जो पाई जाती थी, उनका वही अज्ञात कवि थे। और ज्ञात कवि तो जानते ही हैं लोग, तो उनका तो पुस्तक मिल ही जाएगा राज्य की पुस्तकालयों से और बड़े बड़े महलों से। और जैसे रीतिकाल के कवियों का जो जितना संग्रह था वो राजघरानों में रह गया, तो सुरक्षित रह गया। और ये जो राजघराने के संपर्क नहीं थे, जिनका कोई संपर्क नहीं था, उनकी पुस्तकें कौन लिखता था, वो लिखे और उनके घर वाले रखे होंगे, कहीं फेंक दिया गया होगा, तो उनको उतना सम्मान नहीं। तो ये काम जो है पुस्तकों खोजने का, ये काशी नागरिक पचानी सभा जो है 1893 में बनी थी, और सरकार की आर्थिक सहायता से, आप देखिए ध्यान दीजिए, शुक्ल जी कह रहे हैं कि ये काम सरकार की आर्थिक सहायता से
आर्थिक सहायता से 1900 के सन 1900 से पुस्तकों का खोज का काम अपने हाथ में लिया और 1911 तक अपनी खोज की 8 रिपोर्टों में अज्ञात और ज्ञात कवियों का अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया और सन 1913 में सारी सामग्री का उपयोग करके मिस्र बंधुओं मानी मिस्र बंधुओं में देखिए मिस्र बंधुओं में ये 3 लोग आते हैं। देखिए श्याम बिहारी, नोट कर लीजिएगा आप लोग, श्याम बिहारी, कृष्ण बिहारी और गणेश बिहारी, नोट कर लीजिएगा। श्याम बिहारी, कृष्ण बिहारी और गणेश बिहारी, ये तीन मिस्र बंधु आते हैं और अपना बड़ा भारी कवि वित्त संग्रह। अब देखिए यहाँ पे शुक्ल जी ने हिंदी कवियों का एक वित्त संग्रह कहा है, शिव सिंह सेंगर की 1833 में जो है शिव सिंह सरोज पुस्तक, और माडा वर्नाकुलर का 1889 में उसको बड़ा कवि वित्त संग्रह कहा है। अब देखिए मिस्र बंधु विनोद को शुक्ल जी कह रहे अपना बड़ा भारी कवि वित्त संग्रह। अब बड़ा भारी कवि वित्त संग्रह, अब देखिए यहाँ पे शुक्ल जी ने यहाँ बड़ा भारी शब्द का प्रयोग किया है, तो बहुत भारी शब्द का शुक्ल जी ने कवि वित्त संग्रह बड़ा भारी शब्द का प्रयोग किया है। ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे अब पूछ सकता है कि प्रथम संस्करण की भूमिका में शुक्ल जी के पुस्तक में किन 3 पुस्तकों का कितने पुस्तकों का जिक्र किया गया है, तो ये पूछ सकता है, ये पूछ सकती है कि शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में किन 3 पुस्तकों का जिक्र किया है, किन पुस्तकों का कितने पुस्तकों का जिक्र किया है, साहित्य इतिहास के कितने पुस्तकों का जिक्र किया है। तो देखिए यहाँ पे 3 पुस्तकों का जिक्र मिलता है, एक शिव सिंह सरोज का, शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखित शिव सिंह सरोज का, और एक ग्रियर्सन द्वारा मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ द नॉर्दर्न हिंदुस्तान का, और देखिए और ये मिस्र बंधु विनोद का, ये मिस्र बंधु विनोद, ये 3 पुस्तकों का जिक्र शुक्ल जी ने यहाँ पे कर दिया है और इसको बड़ा कवि भारी वित्त संग्रह कहा है मिस्र बंधु विनोद को, जिसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का भी समावेश किया गया है। ये 3 भागों में प्रकाशित हुआ, ये 3 भागों में प्रकाशित हुआ, ये 3 भागों में प्रकाशित किया गया। इधर जब से विश्वविद्यालय में हिंदी की उच्च शिक्षा का विधान हुआ तब से उसके साहित्य के विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास की आवश्यकता का अनुभव छात्र और अध्यापक दोनों कर रहे थे। छात्र और अध्यापक दोनों कर रहे थे। शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य के स्वरूप में जो जो परिवर्तन होते आए, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्य धारा की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रही, उन सब के सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए सुसंगत काल विभाग के बिना साहित्य का इतिहास सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता है। बिल्कुल सही, सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता है। देखिए भाई, अगर हिंदी ये यहाँ पे सच्चा अध्ययन दिखाई पड़ता है। अब देखिए, जब तक किसी साहित्य का इतिहास नहीं होगा तब तक हम लोग कैसे पढ़ेंगे किसी सब्जेक्ट, किसी विषय को, जब तक उसका इतिहास नहीं हो, उसका काल विभाग नहीं हो, उसकी क्या विशेषताएं हैं ये नहीं जानेंगे तो हम लोग कैसे उसका अध्ययन कर पाएंगे। तो ये उस समय के छात्रों को अनुभव छात्रों और अध्यापक दोनों कर रहे थे। उस समय साहित्य की जो विचार श्रृंखला की किताबें थी बहुत कम थी। ये शुक्ल जी यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं और लिखा है 700-800 वर्षों से संचित ग्रंथ राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसे निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभृति सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के 1000 कवियों की केवल कालक्रम से गूंथी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहां तक पहुंच सकती थी। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना। अब देखिए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, रुकिए 1 मिनट। हम
700-800 वर्षों में संचित ग्रंथ राशि को सामने लगी हुई थी, पर ऐसे निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत्व सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल काल क्रम से गुथी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंच सकती थी। सारे रचना कालों को केवल आदि, मध्य, पूर्व और उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना है, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। अब देखिए शुक्ल जी कह रहे हैं कि जैसे हमने आदि काल, द्वितीय काल, आधुनिक काल, मध्यकाल, अब जैसे पूर्व मध्यकाल को हमने दो भागों में बांट दिया, पूर्व और उत्तर। पूर्व में भक्ति काल, उत्तर में रीति काल। तो इस तरह शुक्ल जी कह रहे हैं कि पुस्तकों को, रचना कालों को अगर हम लोग देखे नहीं, केवल आदि, मध्य और उत्तर, आधुनिक काल, पूर्व आधुनिक काल, उत्तर आधुनिक काल, ऐसे बांटने से ये काम तो नहीं चलेगा। तो शुक्ल जी ये कह रहे हैं अपने रचना में कि केवल आदि, मध्य, शुक्ल जी देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि केवल रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व और उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना या देखना कि खंड के भीतर क्या आता है, ये तो बिल्कुल गलत बातें हैं। केवल हमने आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल कर दिया, इससे तो नहीं है। उसकी प्रवृत्तियां क्या हैं, उसमें क्या आते, उसकी रचना काल क्या, उस काल की रचनाओं में कौन कौन सी पुस्तकें आ रही हैं, किस प्रकार की प्रवृत्तियां थी। अब जैसे शुक्ल में जो आदि काल है उसको वीर गाथा काल बांटा। अब देखिए आगे चल के हम लोग बात करेंगे इस पर। तो अभी देखिए अब यहाँ हो गया कैसे किसी वित्त संग्रह का। अब दूसरे पेज पे आते हैं हम लोग। पांच से छह वर्ष हुए छात्रों के उपयोग के लिए मैंने कुछ संक्षिप्त नोट, देखिए यहाँ गलती से मिसप्रिंट हो गया है टाइप करने में, यहाँ नोट होगा। तो 5 या 6 वर्ष हुए छात्रों के उपयोग के लिए मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे, जिनमें परिस्थितियों के अनुसार शिक्षित जन समूह बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग और रचना के भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया। अब शुक्ल जी ने जो है ये जो पुस्तक लिखी है, ये हिंदी शब्द सागर के भूमिका के रूप में शुक्ल जी ने इसकी लेखन शुरू किया था, पर बाद में इसे स्वतंत्र ग्रंथ में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम दे दिया गया। तो वही आगे चल के शुक्ल जी कहेंगे कि देखिए जो शुक्ल जी ने बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं का निरूपण एक कच्चा ढांचा खड़ा किया था। अब शुक्ल जी ने देखिए ये हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग और रचना के भिन्न भिन्न शाखाओं का निरूपण किया और उसका बता रहे कि एक कच्चा ढांचा यानी भूमिका के रूप में। अब देखिए यहाँ बता भी रहे हैं कि हिंदी शब्द सागर समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास देना भी स्थिर किया गया। हिंदी शब्द सागर, ये नोट कर लीजिएगा, हिंदी शब्द सागर की ये भूमिका के रूप में ये हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है शुक्ल जी, और भाषा और साहित्य का विकास देना भी स्थिर किया गया। अतः एक नियत समय के भीतर भी यह इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा और एक नियत समय, एक समय में शुक्ल जी ने इसको पूरा किया। और ये जानते हैं कि हिंदी साहित्य का ये इतिहास जो है शुक्ल जी की पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 1929 आप लोग नोट कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास का ये शुक्ल जी की जो पुस्तक है इसका प्रकाशन वर्ष 1929 है। और हिंदी शब्द सागर, अब देखिए इतिहास का ये साहित्य का इतिहास लेखन के लिए जितनी अधिक सामग्री मैं जरूरी समझता था उतनी तो उस अवधि के भीतर इकट्ठी ना हो सकी, पर जहां तक हो सका आवश्यक उपादान रखकर कार्य पूरा किया गया। इस पुस्तक में जिस पद्धति का अनुसरण किया गया है उसका थोड़े में उल्लेख कर देना आवश्यक जान पड़ता है। पहले काल विभाग को लीजिए। जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है
वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। इस प्रकार काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बनाया जा सकता है। किसी एक ढंग की रचना की प्रचुरता से अभिप्राय यह है कि दूसरे ढंग की रचनाओं में से चाहे किसी एक ढंग की रचना को ही ले और वह परिमाण में प्रथम के बराबर न होगी। यह न कि वह सब ढंगों की रचनाएं मिलकर भी उसके बराबर न होगी। जैसे यदि काल में 5 ढंग की रचनाएं 10, 5, 6, 7 और 2 के क्रम मिलती हैं तो जिस ढंग की रचनाओं की 10 पुस्तकें हैं उसकी प्रचुरता कही जाएगी। यद्यपि शेष और ढंग की सब किताबें, सब पुस्तकें मिलाकर 20 हैं। यह तो हुई पहली बात। और दूसरी बात, ग्रंथों की प्रसिद्धि। इसी काल के भीतर जिस एक ही ढंग से बहुत अधिक ग्रंथ प्रसिद्ध चल जाते हैं उस ढंग की रचनाएं उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाएंगी। चाहे और दूसरे ढंग की अप्रसिद्ध असाधारण कोटि की बहुत सी पुस्तकें भी इधर उधर कोने में पड़ी मिलेंगी। प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। सारांश यह है कि इन दोनों बातों की ओर ध्यान रखकर काल विभागों का नामकरण किया गया है। अब देखिए शुक्ल जी ने यहाँ पे बोल दिया है कि जैसे किसी काल के भीतर 5 ढंग की रचनाएं हैं, जैसे 10 रचनाएं भक्ति काल की मिल गई, 10 रचनाएं रीति काल की मिल गई, 5 रचनाएं भक्ति काल की मिल गई, 6 रचनाएं मनोरंजन की मान लीजिए कि राष्ट्र प्रेम की मिल गई, 7 रचनाएं रासु साहित्य की मिल गई। तो ये देखिए शुक्ल जी कह रहे हैं कि जैसे ठीक है ये सब रचनाएं मिल रही हैं, एक प्रवृत्ति में कोई जरूरी तो है नहीं कि रीतिकाल में अंदर केवल रीतिकाल चूंकि जैसे दरबारी काव्य था, दरबारों में लिखा जाता था, उससे समान जनता से क्या मतलब। उसी प्रकार शुक्ल जी कह रहे हैं जैसे किसी काल के भीतर 10 प्रकार की रचनाएं जिसकी ज्यादा हैं, शुक्ल जी ने उसको उसकी प्रचुरता कहा है। देखिए यहाँ पे शुक्ल जी कह रहे हैं उसकी प्रचुरता है, वहां पे उसकी उस काल की वहां प्रचुरता है, तो शुक्ल जी ने उसकी प्रचुरता है तो शुक्ल जी ने उसी प्रचुरता के आधार पे उस काल का नाम निर्धारण कर दिया है। यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं शुक्ल जी कि सारांश यह है कि इन दोनों बातों की ओर ध्यान रखकर काल विभागों का नामकरण किया गया है। मतलब जिसकी जो प्रचुरता ज्यादा है शुक्ल जी ने उसी के हिसाब से उसका नामकरण कर दिया है, नामकरण उसी के हिसाब से कर दिया। अब आदि काल का नाम मैंने वीर गाथा काल रखा। अब देखिए शुक्ल जी ऐसा नहीं है कि शुक्ल जी ने आदि काल का प्रयोग, आदि काल नाम का कहीं जिक्र नहीं किया, आदि काल बिल्कुल किया है। ये बहुत लोग कहते हैं कि आदि काल का शुक्ल जी ने नामकरण नहीं किया, पर आप देखेंगे प्रकरण 3 में देखेंगे शुक्ल जी ने पहले आदि काल कहा है, पर प्रकरण 3 जब हम आगे चल के पढ़ाएंगे उसमें आदि काल में प्रकरण 3 में शुक्ल जी ने वीर गाथा शब्द वहां लिखा है, वीर गाथा काल, और उसके पहले शुक्ल जी ने वीर गाथा काल नहीं कहा है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि आदि काल शुक्ल जी ने नाम प्रयोग किया है, पर आदि काल को वीर गाथा काल शुक्ल जी ने कहा। यहाँ पे देखिए लिखा कि आदि काल का नाम मैंने वीर गाथा काल रखा है। ये लोग तो ये बातें तो सभी लोग लगभग जानते ही होंगे कि आदि काल को शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा है, आदि काल को शुक्ल जी ने वीर गाथा काल रखा है। और उक्त काल के भीतर 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। शुक्ल जी ने उस वीर गाथा काल में 2 प्रकार की रचनाएं, अब देखिए ये जरूरी बिल्कुल जरूरी चीज है। शुक्ल जी ने उस काल में कितनी प्रकार की पुस्तक रचनाओं का जिक्र किया? 2 प्रकार की रचनाओं का शुक्ल जी ने जिक्र किया। किसमें? वीर गाथा काल में 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, एक अपभ्रंश की और एक देश भाषा की। शुक्ल जी ने एक अपभ्रंश भाषा की जिक्र किया है, अपभ्रंश की, और दूसरा जो है देश भाषा की। अब अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैन के धर्म तत्व निरूपण संबंधित है। अपभ्रंश की जो पुस्तकें हैं, ये पूछ सकता है कि अपभ्रंश भाषा में कौन सी पुस्तकें हैं, सिद्धों की, नाथों की, ये पूछ सकता है। तो आप ये बताएंगे कि अपभ्रंश की पुस्तकों में जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधित हैं, जो साहित्य की कोटि में नहीं आते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत जरूरी है, मोस्ट है बिल्कुल, कि शुक्ल जी ने किसको साहित्य की कोटि में नहीं माना है, किसका उल्लेख नहीं किया है। ये प्रश्न पूछ चुका है एनटीए ने, प्रश्न यहाँ से पूछ चुका है
कि शुक्ल जी ने किसका वो साहित्य की कोटि में नहीं माना है, किसकी रचनाओं को साहित्य की कोटि में नहीं माना है। वहां पे ऑप्शन दे देगा कि सिद्धों की, नाथों की, जैनियों की, और आप लोग इसमें नाथों की, तो आप लोग इसको यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे जैनों के जो अपभ्रंश में जो जैन धर्म के लोग हैं उनके तत्व निरूपण की जो किताबें हैं शुक्ल जी ने उसको साहित्य की कोटि में नहीं माना है, उसका उल्लेख नहीं किया। यहाँ पे लिखे हैं शुक्ल जी, देखिए कि जो साहित्य की कोटि में नहीं आती और जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था। अब शुक्ल जी ने देखिए यहाँ पे बता दिया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार जो है कब से हो रहा था। तो ये शुक्ल जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जो जैन लोग हैं, जैन धर्म के निरूपण की जो किताबें हैं वो साहित्य की कोटि में नहीं आती है। वो केवल शुक्ल जी यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने अपने इस इतिहास की पुस्तक में उसका जिक्र इसलिए किया कि उसमें अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से प्रारंभ हुआ है। शुक्ल जी ने यहाँ उसका जिक्र किया है कि ये साहित्य की कोटि की पुस्तकें नहीं है, ये साहित्य की कोटि की पुस्तकें नहीं है। ये शुक्ल जी कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये शुक्ल जी कह रहे हैं, ये साहित्य की कोटि की पुस्तकें नहीं है। अब देखिए, और साहित्य कोटि में आने वाले रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों में फुटकल दोहे हैं। अब साहित्य की, अब देखिए शुक्ल जी ऐसा नहीं है केवल उसमें यहाँ धर्म तत्व निरूपण, ये देखिएगा ये धर्म तत्व निरूपण संबंधित, यहाँ पे देखिए धर्म तत्व निरूपण संबंधित जो पुस्तकें हैं शुक्ल जी ने यहाँ धर्म तत्व निरूपण शब्द का प्रयोग किया है। शुक्ल जी ने धर्म तत्व निरूपण संबंधित जो भी पुस्तकें हैं उनको शुक्ल जी ने कहा है कि ये साहित्य की कोटि में नहीं आएंगी। अब देखिए साहित्य की कोटि में आने वाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों की फुटकल दोहे हैं, मतलब अपभ्रंश भाषा के जो जैन धर्म के लोगों के जो फुटकल दोहे हैं वो साहित्य की कोटि में आएंगे। ये शुक्ल जी देखिए कह रहे हैं कि जो धर्म तत्व निरूपण संबंधित जैन धर्म के जो पुस्तकें हैं वो साहित्य की कोटि में नहीं आएंगी। साहित्य की कोटि में वह पुस्तकें आएंगी जो फुटकल दोहे हैं, वो साहित्य की कोटि में आएंगी और जिनके अनुसार उस काल की विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। और साहित्य पुस्तकें केवल 4 साहित्य की पुस्तकों, देखिए शुक्ल जी ने वीर गाथा काल में 2 भागों में जो बांटा है उन्होंने, देखिए यहाँ पे लिया है ना, उन्होंने 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। उन्होंने 2 प्रकार की रचनाओं का जिक्र किया, एक अपभ्रंश भाषा की और एक अपभ्रंश भाषा की और एक देश भाषा की। शुक्ल जी ने 2 प्रकार की रचनाओं का जिक्र किया है। तो उसमें जो कह रहे हैं कि साहित्य की जो पुस्तकें हैं वो 4 प्रकार की हैं, साहित्य की पुस्तकें 4 प्रकार की हैं। अब आगे चल के हम लोग देखिए साहित्य की पुस्तकों पढ़ेंगे। अच्छा, ये आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम गलती से ध्यान नहीं दिए, यहाँ पे देखिए ये है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ देखिए शुक्ल जी ने कह रहे हैं यहाँ पे कि साहित्य की पुस्तकें केवल 4 हैं। शुक्ल जी ने कहा यहाँ पे साहित्य की पुस्तकें केवल 4 हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, 1 मिनट। हाँ, अब देखिए शुक्ल जी ने अपने साहित्य की पुस्तकें केवल जो 4 बताई हैं उसमें इन चारों पुस्तकों में देखिए विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। और देश भाषा काव्य की 8 पुस्तकों का जिक्र किया है शुक्ल जी ने। देश भाषा काव्य की 8 पुस्तकें। अब ये पुस्तकें देखिए ये साहित्य की कोटि में आती हैं, ये 4 पुस्तकें ये साहित्य की कोटि में आती हैं, साहित्य की कोटि में आती हैं। हमीर रासो, विजयपाल रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। और देश भाषा काव्य की 8 पुस्तकें जो जिक्र किया है शुक्ल जी ने, इसमें खुमाण रासो, विसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमयस जयचंद्रिका, परमाल रासो, ये आला का मूल रूप है, और खुसरो की पहेलियां और मुकरियां और विद्यापति की पदावली। ये शुक्ल जी द्वारा 8 पुस्तकें जो हैं ये देश भाषा काव्य की हैं। अब देखिए शुक्ल जी आगे बता रहे हैं कि इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदि काल का लक्ष्य निरूपण और नामकरण हो सकता है। इन 12 पुस्तकों के आधार पर शुक्ल, अब बताइए अगर पुस्तक में पूछ देगा एग्जाम में कि आदि काल का जो लक्ष्य निरूपण नामकरण
कितने पुस्तकों के आधार पर किया गया है, तो शुक्ल जी ने 12 पुस्तकों का जिक्र किया है। 12 पुस्तकों के आधार पर आदिकाल का नामकरण किया है, और 4 जो है उसमें साहित्यिक हैं। 4 साहित्यिक पुस्तकें हैं, विजय बाल रासु, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और हमीद रासु। और देश भाषा की 8 पुस्तकें, कुमार रासु, विशल देव रासु, पृथ्वीराज रासु, जयचंद्र प्रकाश, जयमय जयचंद्रिका, परमाल रासु, खुसरो की पहेलियां और मुकनियां, और विद्यापति की पदावली। अब इन 12 पुस्तकों के आधार पर अब शुक्ल जी देखिए आगे कह रहे हैं कि इनमें से दो तथा विशल देव रासु, इनमें से 2 कौन? खुसरो की पहेलियां और मुकनियां और विद्यापति की पदावली। इन दो को कह रहे हैं शुक्ल जी। देखिए इनमें से अंतिम की 2 पुस्तकें, अंतिम की 2 11 और 12 ये वाली, तो ये हो गया खुसरो की पहेलियां और मुकनियां और विद्यापति की पदावली, इन 2 पुस्तकें और विशद देवरासु। यानी शुक्ल जी ने 3 पुस्तकों को ये कह रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे शुक्ल जी कह रहे हैं कि इनको छोड़ के से सभी ग्रंथ वीर गाथात्मक हैं। अब देखिए ये खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली और विशल देवरासु, इन 3 पुस्तकों को अगर छोड़ दे तो ये सभी वीर ग्रंथात्मक हैं, ये वीर गाथात्मक हैं, और अतः आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल ही रखा जा सकता है। अब देखिए शुक्ल जी ने वीर गाथा काल अगर पूछ दिया एग्जाम में, वीर गाथा काल क्यों रखा है, तो ये देखिए ये 3 पुस्तकों को छोड़ दिया जाए। शुक्ल जी ने जो 12 पुस्तकों का जिक्र किया है उनमें से 3 पुस्तकों को केवल छोड़ने की बात कर रहे हैं, खुसरो की पहेलियां और मुकनियां और विद्यापति की पदावली और विशल देवरासु। ये 3 पुस्तकों को छोड़ दें तो ये सभी जो सभी पुस्तकों का जिक्र किया है शुक्ल जी ने, वो सभी जो है उसमें वीर गाथात्मक प्रवृत्तियां हैं। इस कारण जो है वीर गाथाओं की प्रवृत्तियां, देखिए इसमें लिखा है कि शेष सभी ग्रंथों में वीर गाथात्मक ही हैं और आदिकाल का नाम वीर गाथा काल ही रखा जा सकता है। तो ये वीर गाथा काल इसीलिए शुक्ल जी ने रखा है क्योंकि इन 9 पुस्तकों में शुक्ल जी ने जो है वीर गाथात्मक 9 पुस्तकों में वीर गाथात्मक प्रवृत्तियां पाई हैं। इन 9 पुस्तकों में ये 3 को छोड़ दिया जाए, खुसरो की पहेलियां और मुकनियां, विद्यापति की पदावली और विशल देवरासु, ये 3 पुस्तकों को छोड़ दिया जाए तो शुक्ल की इन 9 पुस्तकों में वीर गाथात्मक प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। इसी कारण जो है उसका नाम वीर गाथा काल रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। जिस सामाजिक या राजनीतिक परिस्थितियों की प्रेरणा से वीर गाथाओं की प्रवृत्तियां रही हैं उसका सम्यक निरूपण पुस्तक में कर दिया गया है। अब जो परिस्थितियां थी उस समय, जैसे कि राष्ट्र साहित्य समय लिखा जा रहा था, तो उसकी जो प्रवृत्तियां थी वीर गाथात्मक में, ये 9 पुस्तकों के आधार पर उसकी प्रवृत्तियों का जिक्र शुक्ल जी ने बता दिया कि हमने कर दिया। अब मिश्र बंधुओं ने इस आदिकाल के भीतर कितनी पुस्तकें की और नामावली दी। अब देखिए मिश्र बंधु विनोद का जो मिश्र बंधुओं हैं उनकी पुस्तक का नाम मिश्र बंधु विनोद है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। मिश्र बंधु विनोद आदिकाल के भीतर इतनी पुस्तकों का नामावली दिया है। देखिए ये 10 पुस्तकों का नाम ये पूछ सकता है कि शुक्ल जी ने अपने पुस्तक में वीर गाथात्मक में मिश्र बंधुओं के द्वारा दिए गए कितने पुस्तकों का नामावली दिया गया है, तो ये पूछ सकता है। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसको पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये आदिकाल में भीतर में 10 पुस्तकों का उन्होंने जिक्र किया है मिश्र बंधु विनोद में। ये शुक्ल जी आदिकाल की प्रवृत्तियों में आदिकाल में मिश्र बंधुओं ने 10 पुस्तकों का जिक्र किया है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसमें देखिए भगवत गीत, ठीक, और विद्य नवाकार, वर्तमाला, संवत्सर, पतली, अनन्य योग, जम्बूस्वामी रासा, रैवंत गिरी रासा, नेमिनाथ चौपयऊ और उस माला, उपदेश माला। ठीक है, इसमें नंबर 1 तो पीछे की रचना है। पीछे मतलब अब देखिए फिर वही बात आ गई, यहाँ शुक्ल जी ने पीछे शब्द का इस्तेमाल किया है। तो पीछे का मतलब ये मत सोचिएगा कि ये पीछे की रचना है, ये आगे की रचना है। शुक्ल जी ने यहाँ पीछे शब्द का प्रयोग किया है। पीछे का मतलब शुक्ल जी के द्वारा आगे, इसको आप पीछे का मतलब आगे समझिएगा अपने भाषा में। जैसे शुक्ल जी ने पीछे शब्द का प्रयोग करते हैं। शुक्ल जी अगर कोई बात को कहना हो, जैसे हमने बताया ना कि 1800 वहां 33 लिखा था, तो शुक्ल जी कहेंगे पीछे, तो 1882, 1881। पीछे का मतलब ये नहीं कि 1831, 1830,
तो शुक्ल जी पीछे शब्द का आगे के लिए प्रयोग करते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। और जैसे इसकी भाषा से स्पष्ट है, देखिए ये जो भगवत गीत है, चूंकि ये भगवत गीता होगा हमको लग रहा है, टाइपिंग मिसप्रिंट हो गया होगा। और यहाँ पे लिखा है कि इसकी भाषा देखिए, शुक्ल जी यहाँ इसकी भाषा बता रहे हैं कि तही दिन कथा कीन मन लाई, हरि के नाम गीत चित आई, सुमिर गुरु गोविंद के पाऊं, अगम अपार है जाकर नाऊ। तो मतलब ये शुक्ल जी कह रहे हैं कि ये पीछे की रचना है, इसमें जो है अपभ्रंश की बात नहीं है। अपभ्रंश उस समय अपभ्रंश ही था, अपभ्रंश और देश भाषा। तो ये रचनाएं देखिए, ये बिल्कुल ब्रज भाषा की रचना लग रही है। तो शुक्ल जी ने कहा इसको, चूंकि यहाँ कोई भाषा का जिक्र नहीं किया है, हम इससे बचना चाहेंगे। और यहाँ पे शुक्ल जी ने कहा इसकी भाषा में स्पष्ट है कि ये देखिए ये अपभ्रंश की रचना नहीं है, अपभ्रंश की रचना नहीं है, इसलिए ये पीछे की रचना मतलब आगे की रचना है। ठीक है, अब हम लोग काल विभाग आगे पढ़ेंगे। काल विभाग नहीं, काल विभाग नहीं है अभी भूमिका ही चल रहा है। तो देखिए फिर आगे देख रहे हैं, शुक्ल जी बोल रहे हैं कि जो वीर रस की पुरानी परिपाटी के अनुसार कहीं वर्णों के द्वित देखकर ही प्राकृत भाषा और कहीं चौपाई देखकर ही अवधि या बैसवाड़ी समझते हैं, जो भाव को थाट या विचार, थाट ये इंग्लिश का शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है, थॉट और विचार की फीलिंग कहते हैं, विचार को फीलिंग कहते हैं। और वे यदि उद्धृत पदों को संवत 1000 के क्या संवत 500 के भी बताए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पुस्तक की संवत सूची पंक्ति का यह गड़बड़ पाठ ही सावधान करने के लिए काफी है। सहस्त्रों सो संपूर्ण जाना, अब शेष रही 9 पुस्तकें, उनमें से नंबर 2, 7, 9 और 10 जैन धर्म के तत्व निरूपण किए। अब देखिए इसमें शुक्ल जी कह रहे हैं कि 2, 7, 9 और 10, हम लोग चलते हैं 2, 7, 9 यानी 2 अमीर रासो, ये इसमें उसमें नहीं बोल रहे, अपने पुस्तक में नहीं, ये मिश्र बंधुओं की पुस्तक में 2, 7 ये जम्बू स्वामी रास, ठीक, और ये नेमिनाथ रास, और ये 10वां उपदेश माला, वृद्ध नवाकार, जम्बू स्वामी रास, नेमिनाथ चौपयोग और उपदेश माला 2, 7, 9 और 10। ये जो 4 पुस्तकें हैं ये जैन धर्म के तत्व निरूपण पर हैं। और देखिए वहां पे हम लोगों ने बात किया था कि जैन तत्व निरूपण के साहित्य की कोटि में शुक्ल जी ने नहीं माना था। तो यहाँ पे देखिए साहित्य की कोटि में नहीं आ सकते शुक्ल जी ने, देखिए यहाँ पे कह दिया ना कि ये जैन धर्म की जो तत्व निरूपण की है साहित्य की, उसको साहित्य की कोटि में शुक्ल जी ने स्थान नहीं दिया है। ये नोट करेंगे आप लोग, जैन धर्म के तत्व निरूपण की जो पुस्तकें हैं शुक्ल जी ने उसको साहित्य की कोटि में नहीं लिया है। और नंबर 6 योग की पुस्तक है, नंबर 6 यहाँ पे शुक्ल जी ने जो कहा है शुक्ल जी ने, ये 6वां नंबर की जो पुस्तक है अनन्य योग, ये योग की पुस्तक है। ठीक है, ये नंबर 6 योग की पुस्तक है। और 3 और 4 केवल नोटिस मात्र हैं, केवल उनका जिक्र किया गया है। तो ये 3 वर्तमाला और संवत्सार, ठीक, नोटिस मात्र है, विषयों का कुछ भी विवरण नहीं है। इस प्रकार केवल 2 साहित्यिक पुस्तकें बची। अब साहित्यिक पुस्तकें केवल 2 बची। देखिए 2 का बात कर दिया, 3 का भी बात कर दिया उन्होंने, और 4 को भी बता दिया शुक्ल जी ने। एक मिनट, 2 का भी बता दिया शुक्ल जी ने, 3 को भी बता दिया, 4 को भी बता दिया, और 7 को भी बता दिया, 9 को भी बता दिया, 10 को भी। अब बची 2 पुस्तकें, कौन कौन? भगवत गीता को उन्होंने पहले ही बता दिया है। तो अब बची 5, पत्तली और रेवंत गिरिरास। नहीं, रेवंत गिरिरास तो हो गया है। पत्तली, एक मिनट, पत्तली 2, 7, 9, 10, 6, 3, 4, 1, 2, 7, 9, 10, 6, 7, रेवंत गिरिरास, पत्तली और रेवंत गिरिरास, ये जो 2 पुस्तकें बची उनको शुक्ल जी कह रहे हैं, कि जो 2 पुस्तकें बची वर्णनात्मक हैं, डिस्क्रिप्टिव है,
एक में नंद के ज्योनार का वर्णन है और दूसरे में गुजरात के रैवंत पर्वत का। अतः इन पुस्तकों के नामावली में मेरे निश्चय में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ सकता है। यदि ये भिन्न प्रकार की 9 पुस्तकें साहित्यिक भी होती तो मेरे नामकरण में कोई भी बाधा नहीं डाल सकती थी। मतलब शुक्ल जी कह रहे हैं कि मिश्र बंधुओं की जो ये पुस्तकें 10 गिनाई गई हैं, अगर उसमें ये पुस्तकें साहित्यिक भी रहती तो शुक्ल जी कहते हैं कि इसको हम वीरगाथा काल ही कहते, कि ये नहीं है। वो शुक्ल जी कह रहे हैं कि इसका नामकरण पर मेरे कोई प्रभाव नहीं, कोई बाधा नहीं डाल सकता, ठीक, क्योंकि मैंने 9 पुस्तक वीरगाथात्मक पुस्तकों का उल्लेख किया है। जो शुक्ल जी कह रहे हैं कि उसमें 9 जो मैंने अपने इतिहास में 9 पुस्तकों का जिक्र किया, वो 9 की 9 पुस्तकें वीरगाथात्मक पुस्तकें हैं। जैसे शुक्ल जी ने पहले किया है कि किसी प्रवृत्ति में 10 पुस्तकें रीति काल की हो गई, 5 भक्ति की रचनाएं हो गई, 6 मनोरंजन की रचनाएं हो गई, तो उससे हम जो है जो जिसकी प्रवृत्ति अधिक मिलेगी उसी को हम नामकरण कहें, उसी का हम नामकरण करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक ही काल में एक ही कोटि की रचनाओं के भीतर जहां भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं चली हुई पाई गई, वहां अलग अलग शाखाएं करके सामग्री का विभाग किया गया। जैसे भक्ति काल के भीतर पहले 2 काव्य धाराएं, निर्गुण धारा और सगुण धारा निर्दिष्ट की गई। फिर प्रत्येक धारा के 2-2 शाखाएं हुई, रूप से स्पष्ट लक्षित हुई। और निर्गुण धारा में ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय, प्रेमाश्रय में सूफी शाखा तथा सगुण धारा की 2 राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। ठीक, इन धाराओं की शाखाओं को प्रतिष्ठा यो ही मनमाने ढंग पर नहीं की गई है। उनके एक दूसरे से अलग करने वाली विशेषताएं अच्छी तरह दिखाई भी गई है। और देखते ही ध्यान में आ जाएगा कि रीति काल के भीतर रीतिबद्ध रचनाओं की जो परंपरा चली है उसका विभाग करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला है। रचना के स्वरूप यदि में कोई स्पष्ट भेद निरूपित किए बिना विभाग कैसे किया जा सकता है। किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर 2 हिस्सों कर डालना इतिहास का विभाग नहीं कहला सकता। अब देखिए शुक्ल जी ने यहाँ पे कहा है कि कहा गया है यहाँ रीति काल के भीतर जैसे रीतिबद्ध रचनाओं की जो परंपरा चली थी उसका विभाग करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला। रचना के स्वरूप में आदि में कोई स्पष्ट रूप से भेद निरूपित किए बिना विभाग कैसे किया जा सकता है। बिल्कुल उसके उपभाग में जैसे रीतिबद्ध की जो रचनाएं हैं उनको विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, अब यहाँ देखिए हम विश्वनाथ प्रसाद का नाम ले लिए और चूंकि हम शुक्ल का इतिहास पढ़ा रहे हैं तो हमको ठीक है। तो रीतिबद्ध की जो रचनाएं हैं, छोड़िए उसको, तो रीतिबद्ध की रचनाएं जो परंपरा चली है उसका विभाग करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला है। पर रचना के स्वरूप में स्पष्ट रूप से भेद निरूपित किए बिना विभाग कैसे किया जा सकता है। किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर 2 हिस्से कर डालना। पूर्व और उत्तर, देखिए ये शुक्ल जी कह रहे हैं कि वही है जैसे मध्यकाल को हमने 2 भागों में बांट दिया, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। तो वहां पे भक्ति काल और रीति काल बिना प्रवृत्तियों के आधार पर ऐसे उत्तर और पूर्व का जरा शुक्ल जी को ये पसंद नहीं था। 2 इतिहास कर डाला, विभाग में नहीं कहला सकता जब तक पूर्व और उत्तर के अलग अलग लक्षण न बताए जाएं। जैसे पूर्व काल में भक्ति काल की रचनाएं हुई, भक्ति रचनाएं हुई, उनको भक्ति काल कहा गया। और रीति ग्रंथों में केवल श्रृंगारिक रचनाएं हुई। वहां पे शुक्ल जी ने कहा है कि नालियां में बह रही हैं, तो वहां उत्तर मध्यकाल न कहकर उसको रीति काल कहा है। तो ये सब बातें हैं। तो उत्तर के लक्षण न बताए जाएं तो इस प्रकार के विभाग का कोई अर्थ नहीं होगा। इस प्रकार थोड़े थोड़े अंतर पर होने वाले कुछ प्रसिद्ध कवियों के नाम पर अनेक काल बाद चलने के लिए पहले यह दिखाना आवश्यक है कि प्रत्येक काल प्रवर्तक कवि यह प्रभाव उसके काल में होने वाले सब कवियों में सामान्य रूप से पाया जाता है। विभाग का कोई पुष्ट आधार होना चाहिए। रीतिबद्ध ग्रंथों की बहुत गहरी छानबीन और सूक्ष्म पर्यालोचन करने पर आगे चलकर शायद विभाग का कोई आधार मिल जाए, पर अभी तक मुझे नहीं मिला है। रीतिकाल के संबंध में 2 बातें और कहनी है। इस काल में कवियों के परिचयात्मक वृत्ति की छानबीन
में मैं अधिक नहीं प्रवृत्त हुआ, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य इतिहास का पक्का अपने साहित्य इतिहास का पक्का व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, न कि कवि कीर्तन करना था। अब शुक्ल जी ने यहाँ कहा है कि रीतिकाल का मैंने व्यवस्थित ढंग से जो है जांच नहीं किया था और उसका केवल ढांचा खड़ा करना था, बस शुक्ल जी ने ये रीतिकाल के विषय में कहा है। और अतः कवियों के परिचयात्मक विवरण, अब ये पूछा है, ये देखिए ये पूछा है कि कवियों के परिचयात्मक विवरण को मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद ये पूछ चुका है, ये पूछा है कि ये रीतिकाल के कवियों का शुक्ल जी ने जो उल्लेख किया है वो किस पुस्तक से किया है। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्र बंधु विनोद जो मिश्र बंधुओं ने लिखा है, मिश्र बंधु विनोद, उन्हीं से लिया है। और कहीं कहीं कुछ कवियों के विवरण में के परिवर्तन में परिष्कार भी किया है, जैसे ठाकुर दीनदयाल गिरी, राम सहाय और रसिक गोविंद के विवरणों में यदि कुछ कवियों का नाम छूट गए या किसी कवि की किसी मिली हुई पुस्तक का उल्लेख नहीं हुआ, तो इससे मेरी कोई बड़ी उद्देश्य हानि नहीं हुई है। इस काल के भीतर मैंने जितने कवि लिए हैं या जितने ग्रंथ का नाम दिया है उतने ही जरूरत से ज्यादा मालूम हो रही हैं। शुक्ल जी ने कहा है, देखिए अब जैसे नगेंद्र का आप लोग इतिहास पढ़ेंगे फिर वही, तो उसमें ज्यादा कवियों का जिक्र किया गया है। और शुक्ल जी ने कहा कि मैंने जितने लोगों का नाम जिक्र किया है उतना ही बहुत अधिक है। अब रीतिकाल या और किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं वे दिग्दर्शन मात्र के लिए इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती। किसी कवि की आलोचना लिखनी होगी तो स्वतंत्र प्रबंध या पुस्तक के रूप में लिखूंगा। बहुत प्रसिद्ध कवियों के संबंध में मैं थोड़ा विस्तार से लिखना पड़ा है, पर वह भी विशेष प्रवृत्तियों का निर्धारण किया गया। यह आवश्यक है कि उनमें से कुछ प्रवृत्तियों को मैंने रसोपयोगी और कुछ को बाधक कहा है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, इसलिए उसके प्रसार का वर्णन विशेष विस्तार के साथ करना पड़ा है। मेरे विचार, इस थोड़े से काल के विचार हमारे साहित्य के भीतर जितनी अनेक रूपता का विकास हुआ है उनके आरंभ तक लाकर उसमें आगे की प्रवृत्तियों का सामान्य और संक्षिप्त उल्लेख करके ही छोड़ देने का था, क्योंकि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बाल मोल लेना ही समझ पड़ता है। पर जी न माना, वर्तमान सहयोगियों तथा उनकी अवमूल्य कृतियों का उल्लेख भी थोड़े बहुत विवेचन के साथ डरते डरते किया गया है। वर्तमान काल में अनेक प्रतिभा संपन्न और प्रभावशाली लेखकों और कवियों के नाम जल्दी में या भूल से छूट गए होंगे। इसके लिए उनसे तथा उनसे भी अधिक उनकी कृतियों में विशेष रूप से परिचित महानुभावों से क्षमा की प्रार्थना करता हूँ। जैसा पहले कहा जा चुका है कि यह पुस्तक जल्दी में तैयार करनी पड़ी है, इससे इसका रूप में जो मैं रखना चाहता था वह भी इसे पूरा नहीं प्राप्त हो सका। कवियों और लेखकों के नाम उल्लेख के संबंध में एक बात का निवेदन और है कि इस पुस्तक का उद्देश्य संग्रह नहीं था। इसे आधुनिक काल के अंतर्गत सामान्य लक्षणों और प्रवृत्तियों के वर्णन की ओर ही अधिक ध्यान दिया गया है। अगले संस्करण में इस काल का प्रसार कुछ और अधिक हो सकता है। ये शुक्ल जी कह रहे हैं। आगे थोड़ा और कहा है उन्होंने, देखिए, कहने की आवश्यकता नहीं कि हिंदी साहित्य का यह इतिहास हिंदी शब्द सागर, ये शब्द आप लोग नोट कर लीजिएगा कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के विकास के नाम से सन 1929 में जनवरी महीने में निकल चुका है। ये हिंदी साहित्य का विकास के नाम से पुस्तक है। देखिए यहाँ हिंदी साहित्य का विकास, इतिहास नहीं चूंकि विकास है, विकास शब्द का प्रयोग किया शुक्ल जी ने। 1929 में जनवरी महीने में निकल चुका है और इस अलग पुस्तकाकार संस्करण बहुत सी बातें बढ़ाई गई हैं। विशेषतः आदि और अंत में आदि काल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ली गई हैं, क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत
ही मानी जाती है। कवि परंपरा के बीच प्रचलित जनश्रुति कई ऐसे भाषा काव्यों के नाम गिनती चली आई है जो अपभ्रंश में है, जैसे कुमारपाल चरित और सारंगधर कृत हमीर रासो, और हमीर रासो का पता नहीं, पर प्राकृत पैंगलम सूत्र उल्टे पलटते हुए मुझे युद्धों के वर्णन वाले कई बहुत से ओजस्वी पदों के छंदों के उदाहरण मिले हैं। मुझे पूर्ण निश्चय हो गया है कि ये पद्य सारंगधर के प्रसिद्ध हमीर के ही हैं। हमीर के ही हैं। आधुनिक काल के अंत में वर्तमान काल की कुछ विशेष प्रवृत्तियों के वर्णन का थोड़ा और पल्लवित इसलिए करना पड़ा, जिससे उन प्रवृत्तियों के मूल का ठीक पता केवल हिंदी पढ़ने वालों को भी हो जाए और वे धोखे में न रहकर स्वतंत्र विचार में समर्थ हों। मिश्र बंधुओं के प्रकांड कविवित्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद का उल्लेख हो चुका है और रीतिकाल के कवियों का परिचय लिखने में मैंने प्रायः उक्त ग्रंथ से ही विवरण लिए हैं। अतः आधुनिक शिष्टता के अनुसार उसकी उत्साह और परिश्रमी संकलनकर्ताओं को धन्यवाद देना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ। हिंदी पुस्तकों की खोज की रिपोर्ट भी मुझे समय समय पर विशेषतः संदेह के स्थल पर आने पर पलटनी पड़ी। राय साहब बाबू श्याम सुंदर दास बीए की हिंदी गोविंद रतन माला देखिए, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। हिंदी गोविंद रतन माला बाबू श्याम सुंदर दास की हिंदी गोविंद रतन माला, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। हिंदी गोविंद रतन माला श्रीयुक्त पंडित राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी की पंडित राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी और हिंदी गोविंद रतन माला श्याम सुंदर दास की, ये नोट कर लीजिएगा। बाबू श्याम सुंदर दास की हिंदी गोविंद रतन माला और राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी और वियोगी हरि जी की ब्रज माधुरी सार, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ब्रज माधुरी सार से भी बहुत कुछ सामग्री मिली है। अतः उन तीन महानुभावों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं और आधुनिक काल के प्रारंभ प्रकरण लिखते समय जिस कठिनता का सामना करना पड़ा उसमें मेरे बड़े पुराने मित्र पंडित केदारनाथ पाठक ही काम आए, पर न आज तक मैंने उन्हें किसी बात के लिए धन्यवाद दिया और न अब देने की हिम्मत कर सकता हूं। धन्यवाद को वे आजकल की एक बदमाशी समझते हैं। इस कार्य में मुझसे जो भूल हुई उनके सुधार की जो त्रुटियां रह गई हैं उनकी पूर्ति की और अपराध बन पड़े उनकी क्षमा की पूरी की आशा करके ही मैंने अपने श्रम को कुछ संतोष लाभ करा सकता हूं। और काशी आषाढ़ शुक्ल पंचमी 1946 ये सन नहीं है, आप लोग जानिएगा, 1986 संवत है, ये पूछ सकता है। ये 1986, इसमें से आप 157 लोग घटा दीजिएगा, ये सन निकल के आ जाएगा और ये आएगा 1929। रामचंद्र शुक्ल। तो ये हम लोग भूमिका का आज पूरा भूमिका पढ़ लिए हम लोग। आइए काल विभाग भी है, थोड़ा सा काल विभाग पढ़ ले। अब ये काल विभाग, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य, ये बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछ चुका है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये कई बार ये ने प्रश्न पूछ चुका है और आप सब लोग जानते भी होंगे। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य की परंपरा के साथ उनके सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास है।
देखिए आज शुक्ल जी ने बता दिया है कि आदि से अंत तक, आदि से अंत तक इन्हीं प्रविचित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास है। जनता की चित्रवृत्ति है वही उसी को साहित्यिक के रूप में परिवर्तित होता चला जाता है और उसी को आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य की परंपरा का उनको सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास है, साहित्य का इतिहास कहलाता। अब जनता की चित्रवृत्ति को बहुत कुछ राजनीतिक, जनता की चित्रवृत्ति को बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियां ये पूछ चुका है कई बार कि जनता की चित्रवृत्तियों का शुक्ल जी ने इसमें से कौन सा उल्लेख नहीं किया है, ये पूछ चुका है। यानी इसको आप लोग ध्यान रखिए, इन्हीं चार प्रवृत्तियों का राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, धार्मिक, ये इनमें से चारों में से कोई एक को हटाकर कोई और ला देगा और पूछ देगा कि इसमें से कौन सा नहीं पूछा है, नहीं कहा है शुक्ल जी ने। और इसको आप लोग याद रखिएगा कि राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक ये चार प्रवृत्तियों का उन्होंने जिक्र किया है। अतः कारण इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन भी साथ साथ आवश्यक होता है। इसी दृष्टि से हिंदी साहित्य का विवेचन करने में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों में रुचि विशेष का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार हुआ, उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार हम हिंदी साहित्य के 9 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभक्त कर सकते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है एनटीए ने और ये ट्रेंड हमेशा पूछ चुका है और ये मोस्ट भी है कि शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य की इतिहास में कितने वर्षों के इतिहासों का विभाजन किया है, तो 900 वर्षों का। ये बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल मोस्ट है। शुक्ल जी ने अपने पुस्तक में कितने हिंदी साहित्य के इतिहास में कितने वर्षों का, 900 वर्षों के इतिहास का 4 कालों में विभक्त किया है। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। अब आदिकाल देखिए शुक्ल जी ने पहले ही कहा है कि हमने प्रवृत्तियों के आधार पे, तो आदिकाल का समय, आदिकाल तो है ही पर उसको आदिकाल यानी पुराना, स्टार्टिंग, बिल्कुल प्रारंभ, तो उसको शुक्ल जी ने प्रवृत्ति देखिए, ये प्रवृत्ति के आधार पर शुक्ल जी ने नामकरण किया है। वीर गाथा तक इसमें 9 पुस्तकों के आधार पे 12 पुस्तक टोटल, उसमें से 3 बताया है शुक्ल जी ने। तो ये आप मत भूलिएगा कि 12 पुस्तकों का जिक्र किया है और उसमें से 9 जो है वीर गाथात्मक हैं, ये मत भूलिएगा आप लोग। वीर गाथात्मक 12 पुस्तकों का शुक्ल जी ने जिक्र किया है और उसमें से 9 पुस्तकें वीर गाथात्मक और 3 को नहीं माना है। 3 पुस्तकों का शुक्ल जी ने वीर गाथात्मक नहीं माना। उसमें से नोट कर लीजिएगा कि वीर गाथात्मक किसको किसको नहीं माना है, अभी आप उन्होंने बताया है। उसमें से अमीर खुसरो की मुकरियां और पहेलियां और विद्यापति की पदावली और एक हमीर गासो, ये 3 पुस्तकों को शुक्ल जी ने जो है वीर गाथात्मक नहीं माना है और शेष सभी पुस्तकों को, 9 पुस्तकों को वीर गाथात्मक माना है। और उसके बाद इसका समय काल देखिए, संवत 1050 से 1375 तक, ये आप नोट करिएगा। इसको बार बार अक्षर एग्जाम में पूछा जाता है कि वीर गाथा काल का जो समय काल है, और ये याद रखिएगा कि ये सन नहीं शुक्ल जी ने यहाँ पे संवत शब्द का प्रयोग किया है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और भक्ति काल को 1375 से 1700 और रीति काल को, उत्तर मध्य काल को 1700 से 1900 और आधुनिक काल को गद्य काल, यानी आधुनिक काल में भी शुक्ल जी ने 2 खंड किए हैं, गद्य काल और काव्य काल, ठीक है। तो संवत 1900 से 1984। यद्यपि इन कालों के रचनाओं के विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही इनका नामकरण किया गया। देखिए वही हमने कहा ना, ये नामकरण किया गया है उनके अनुसार किया गया है। देखिए आदि काल में वीर गाथात्मक प्रवृत्तियां ज्यादा थी 9 पुस्तकों के आधार पे, और पूर्व मध्य काल में जैसे कहा है ना शुक्ल जी ने, आदि मध्य और उत्तर, ऐसे करने से तो काम नहीं चलेगा। उसके पुस्तकों को देखना पड़ेगा उसमें कौन सी प्रवृत्तियां ज्यादा हैं, तो उसके आधार पे नामकरण होना चाहिए, न कि केवल हमने ये बांट दिया कि ये आदिकाल, ये समय काल आदि हो गया, ये मध्य हो गया और ये आधुनिक हो गया। इस तरह नहीं होगा। शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक में देखिए स्पष्ट रूप से हमें आगे पीछे बताया था कि आदि काल को उन्होंने वीर गाथात्मक काल क्यों कहा है, उनकी प्रवृत्तियों के आधार पे। उनकी जो प्रवृत्तियां हैं उस समय वीर गाथात्मक प्रवृत्तियां थी चूंकि, तो उनकी प्रवृत्तियों के आधार पे, जैसे भक्ति पूर्व मध्य काल में भक्ति पर रचनाएं होती थी, भक्ति आंदोलन हुए, तो
उस आधार पे शुक्ल जी ने भक्ति काल कहा है। रीति काल में रीति प्रवृत्तियां हुई, इसलिए ऐसा नहीं है कि भक्ति का रीति काल, जैसे रीति काल आ गया तुरंत रीति की रचनाएं होनी। भक्ति काल की भी उस समय रचनाएं होती थी, पर उनकी विशेषताएं ज्यादा नहीं थी। जैसे शुक्ल जी ने कहा है ना, जैसे 10 पुस्तकें मिली भक्ति काल की और 20 पुस्तकें रीति काल की मिल गई, तो प्रवृत्तियां किसकी ज्यादा हैं? रीति काल की। तो इसलिए उस काल को रीति काल कहेंगे ना कि भक्ति काल। तो शुक्ल जी ने कहा है कि जिसकी प्रवृत्तियां ज्यादा होंगी उसी के आधार पे हम उसका नामकरण करेंगे, नामकरण उसी के आधार पे करेंगे। ठीक है। शुक्ल जी ने वैसे किस पद्धति का प्रयोग किया है? तो शुक्ल जी ने अपने साहित्य की दशा विधेयवाद, ये पूछा जाता है कई बार कि विधेयवाद, उसमें 3 प्रकार, क्षण वातावरण और क्षण वातावरण, एक प्रवृत्ति और है, बता देंगे, भी याद नहीं आ रहा है। 3 प्रकार के तो ये प्रवृत्तियां नामकरण किया गया है, पर यह न समझना चाहिए कि इस काल के विशेष काल में और प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं थी। जैसे भक्ति काल या रीति काल को ले तो उसमें वीर रस में के अनेक काव्य मिलेंगे। देखिए जैसे हमने कहा ना भी, ये ऐसा नहीं है कि भक्ति काल आ गया तो केवल भक्ति परक की रचनाएं होंगी। चलिए नहीं, अब वीर गाथात्मक नहीं लिखा जाएगा, अब हो गया वीर गाथा काल बीत गया, ऐसा नहीं है। प्रवृत्तियां उनकी वैसे भी मिल रही थी। जैसे शुक्ल जी ने कहा है ना कि अब जैसे ऐसा नहीं है कि रीति काल आ गया तो भक्ति परक रचनाएं नहीं होंगी, तुलसीदास जी कबीरदास जी के बाद जायसी के बाद चुटकी प्रेम काव्य नहीं होगा, ऐसा नहीं है। प्रवृत्तियां मिलेंगी पर उनकी रचनाएं कम होंगी, प्रवृत्तियों का विशेष जो है बहुत ज्यादा रचनाएं नहीं मिलेंगी। तो शुक्ल जी ने उनको कहा है कि ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा है, उन्होंने कहा है भक्ति काल रीति काल उसमें वीर रस के अनेक काव्य मिलेंगे जिनमें वीर राजाओं की प्रशंसा उसी ढंग की होगी, पर जिस ढंग की वीर गाथात्मक काल में हुआ करती थी। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट। हाँ, शुक्ल जी ने देखिए कहा है कि जैसे विशेष काल में उसकी रचनाएं होती थी, किस प्रकार की विशेष काल की रचनाएं उसमें होती थी, वैसे भक्ति काल वीर रस की अनेक काव्य मिलेंगे जिनमें वीर राजाओं की प्रशंसा उसी ढंग की होगी, वीर गाथा काल में नहीं हुआ करती। अतः प्रत्येक काल का वर्णन इसी प्रणाली पर किया जाएगा। पहले तो उक्त काल की विशेष प्रवृत्ति सूचक को उन रचनाओं का वर्णन होगा जो उस काल के लक्षण के अंतर्गत होगा। पीछे संक्षेप में उनके अतिरिक्त और प्रकार के ध्यान देने योग्य रचनाओं का उल्लेख होगा। ठीक है। और यहां तक ही है काल विभाग। तो आपको यह क्लास कैसी लगी, लाइक और कमेंट आप लोग करिएगा, और जो कोई भी सुझाव होगा उसको भी दीजिएगा। अगर कोई कुछ संशोधन, उसमें कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा तो हम बिल्कुल करेंगे। और जैसा भी आपको ये क्लास लगा है आप सभी लोगों को जरूर बताइएगा हमें। और ये शुक्ल थ्योरी सीरीज की आज से हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं, और हम लोग संभवतः रोज ही क्लास लिया करेंगे। तो आपको कैसी लगी क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा। और चलिए, समय बहुत ज्यादा हो गया है, लगभग 45 से 40 मिनट की लगभग क्लास होगी हमको लग रहा है। ठीक है, धन्यवाद।